स्टार्ट करते हैं आज हेलो एल्केन। ठीक, तो हेलो एल्केन में सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स दे रखे हैं कि इनकी नेमिंग किस तरह से होगी, कॉमन नेम कैसे लिए जाएंगे, इसके आईयूपीएसी नेम कैसे होंगे, वो एनसीईआरटी के पेज पर हैं, उनको भी देखिएगा, मगर उनकी बात हम लोग करेंगे बाद में। दरअसल इसका फॉर्मेट क्या है, जैसे हेलो एल्केन है तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। उसका मेन ये मकसद होगा कि हम लोग किन किन कंपाउंड से हेलो एल्केन्स तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग उसकी डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इस तरह की चीज़ें हम लोग उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी ही होती हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आएगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि वो हेलो एल्केन जो हमने अभी डिफरेंट तरह से बनाया है डिफरेंट कंपाउंड से, वो किन किन कंपाउंड से रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। तो इस तरह से उसके 3 पार्ट हैं। तो अब होता क्या है कि जब हेलो एल्केन को शुरू में बताया जाने लगता है बहुत ज़्यादा कि वो प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो ये अच्छा है, यही होना चाहिए, मगर जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए ये थोड़ा अजीब सा लगता है और वो वहाँ पर खो जाते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि पहले हमें वो बात करना चाहिए जिस बात से वो कनेक्ट हो सकें, जिससे उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सके, जिससे वो जुड़ सके हेलो एल्केन से। फिर जब थोड़ी समझ आ जाएगी तो वो सारी चीज़ें सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर उनको मज़ा आने लगेगा उसमें। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो प्रिपरेशन में हमने पहला मेथड फ्रॉम एल्कोहल्स उठाया हुआ है, और उसके लिए जब हम लोग लिखेंगे इस तरह की चीज़ें, जैसे हम अभी लिखेंगे यहाँ पर RX, ROH से हम लोग RX बनाएंगे। इससे किसी भी तरह से, जैसे कि BCl3 है और उससे हम RX बनाएंगे। अब सवाल ये उठा कि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ROH क्या है और RX क्या है, थोड़ा तिरछा हो गया है, इसको सही लिखिए, ROH, और इसको PCl3 या PCl5 से RX बना रहे हैं। अभी भी कैमरा ही कुछ इस तरह का है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा है। तो अब ये सवाल हुआ कि R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब ये एल्काइल क्या होता है, तो एल्काइल को भी हम बच्चों को ज़रा सिखा दें, फिर हम लोग इस रिएक्शन पे भी लौटते हैं। तो पहले हम बताते हैं तुम्हें एल्काइल ग्रुप ये R क्या है, इसी से बातें शुरू होंगी और इसी से प्रॉब्लम बनना भी स्टार्ट होगा। तो इसको अभी हटा दें और अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो सबसे छोटी सी बात जो स्टार्ट करी जा सकती है वो यहाँ से कि हम लोग ये सीखें कि कार्बन तो सारे लोग जानते होंगे। कार्बन क्या है, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है, जो सेम टाइप के एटम से मिली हुई चीज़ को हम एलिमेंट कहते हैं। तो कार्बन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। कार्बन है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है, और ये कई आइसोटोप होते हैं। कार्बन 12 है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर, ये क्या है, मास नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जिन एलिमेंट्स के, जैसे कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो ये कार्बन 3 तरह के नेचर में पाए जाते हैं। कार्बन एक 13 का, एक 14 का। तो कार्बन तो इसलिए है जिसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि जिस भी एटम के अंदर 6 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं उसे हम कार्बन कहेंगे। और ये क्या है, मास नंबर है, जो कि क्या है, होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर अगर हम प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन तो 6 हैं, तो इस 12 में 6 तो प्रोटॉन होंगे, बचे हुए 6 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। इसके अंदर भी 6 प्रोटॉन तो हैं ही, और 13 से 6 माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे, 7 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 8 हैं। तो इस तरह से ये पता लगा कि जो आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनका मेन रीज़न ये है कि उनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है। तो नेचर में हमें कार्बन इस तरह के मिलते हैं
कि जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, तो उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पर, कार्बन 12, यही स्टैंडर्ड है, ठीक। तो इसको लेके इसकी बात शुरू करते हैं। कार्बन के 6 प्रोटॉन है, ये इसका एटॉमिक नंबर हुआ, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ये सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। तुम्हें पता है कि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन चूँकि 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हुए। तो जब इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं तो पहली शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आए 4। तो सेकंड शेल में 4 आए। तुमने एक ऑक्टेट थ्योरी सबने ही पढ़ी होगी, और ये बहुत ही छोटी बात है, सुन लो अगर नहीं पता है, कि हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, मगर जिनके पास ऑक्टेट होता है वही। अब हाइड्रोजन है या लिथियम है, तो लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके डुप्लेट पूरा करना चाहता है कि पहली शेल में इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, तो उसमें तो ऑक्टेट नहीं है, तो उसको भी ऑक्टेट की तरह से ही समझ के चलेंगे, मगर उसके लिए नाम डुप्लेट है। तो हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो वो किस तरह से पूरा हो सकता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं से कैटेगरी निकली बॉन्ड फॉर्मेशन की। आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस तरह से बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्डिंग बेसिकली क्या है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये किस मेथड से इलेक्ट्रॉनों का लेना या देना करते हैं या शेयरिंग करते हैं। तो इसे ऑक्टेट पूरी करने के लिए क्या चाहिए है बच्चों, पहली शेल में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 है, तो यहाँ पे कार्बन के हमने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिए, ठीक। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वैलेंसी में इन्हीं का रोल होता है। तो ये हमने पहली शेल के 2 थे वो नहीं लिखे, जैसे ये है ना, ये न्यूक्लियस है, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही इसमें न्यूट्रॉन है। अगर इस आइसोटोप की बात करें, पहली शेल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 शेयरिंग करके ये 8 पूरे करना चाहता है, 4 कहीं और से शेयर करेगा, ये देखो इसको अभी दिखाएंगे। ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी का वो फंडा है बच्चों कि हर एक सब्सटेंस स्टेबल होना चाहता है, हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। तो ये एलिमेंट जो हैं इनके पास स्टेबल होने के लिए शेयर करने का रास्ता है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। जैसे ये बॉडी है, इसको अगर हम ड्रॉप करें तो ये नीचे जा रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी mgh पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जब हमने इसे ड्रॉप करा तो ये नीचे गया, h कम हुआ, U = mgh, यहाँ लिख देते हैं U = mgh। तो हाइट कम होने पर, हाइट जब कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हर एक चीज़ जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज होने की कोशिश करती है, सिवाय इंसानों के। इंसान लोग चाहते तो हैं कि हम लोग स्टेबल हों, जैसे स्टूडेंट्स की बात अगर कर लें तो वो चाहते हैं कि स्टेबल हों, मगर स्टेबल होने की कीमत वो पे नहीं करना चाहते। जैसे उनको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा, चीज़ें सीखना होंगी, जो पिछली चीज़ें छोड़ कर आए हैं वो उनको सीखना होगा, इसको वो पे करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि बस अपने आप ही हम लोग स्टेबल हो जाएं। तो ये एक मीनिंगलेस बात है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी अच्छी तरह से पढ़ने में, अच्छी बातें सीखने में, करने में ये है, मगर फिर भी हम उस तरफ ना जाकर उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो ये हम लोगों का एक इस तरह से बिहेवियर है जो स्टेबिलिटी से अलग हट जाते हैं, जो एक डिफेक्ट है हम लोगों का। बाकी ये एलिमेंट्स तो अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए ही सब कुछ हो रहा है। पानी है, उसको यहाँ पे फेंक दिया जाए तो हाई लेवल से हमेशा लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि उधर स्टेबिलिटी हो रही है। और किसी भी एलिमेंट के ऑक्टेट पूरे होने में वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो यही ऑक्टेट पूरा करने के लिए अब वो शेयरिंग करेगा। चलो अभी शेयरिंग करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ बना दिया, ठीक, इसको हम ऊपर हटा दे रहे हैं, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दिया, इसका इलेक्ट्रॉन हमने गोल दिखा दिया है, इसे डॉट टाइप का, और यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए, डुप्लेट पूरा कर रहा है, क्योंकि पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये अपना शेयर करके
ये डुप्लेट पूरा होगा, इसका डुप्लेट पूरा होगा, ये डुप्लेट पूरा करेगा, ये हाइड्रोजन का काम हो गया, उसका पेट भर गया, ठीक, वो स्टेबलाइज हो गया। अब कार्बन का नंबर है, तो कार्बन भी 4 तो खुद के लिए इलेक्ट्रॉन है और 4 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह से इसने शेयरिंग करी है 1 इलेक्ट्रॉन की, और इस शेयरिंग को हम लोग कहते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें 4 बन गए। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो एक शॉर्ट बात 1 मिनट में निपटाते हैं इसे, कि अगर ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम लोग देखें कितना होता है, 8 होता है। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में इसके कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इससे ज़रूरत कितने की है ऑक्टेट पूरा करने में, सेकंड शेल में 2 और लेगा ये। तो 2 से कहीं से मिल जाए या ये शेयर कर ले। तो अगर मान लो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन में अगर एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये दिखा दिए इसके 6 और इसके 6 हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे क्रॉस से दिखा दिए, ठीक। तो इस तरह से इसने शेयर करे 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट पूरा हो गया। उस वाले ऑक्सीजन के 6 खुद के हैं, इधर से डुप्लेट 2 शेयर करें, और यहाँ पर ऑक्सीजन में शेयरिंग हुई है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इससे क्या कहा, डबल बॉन्ड कहा गया। ये वो ऑक्सीजन है जिसके बगैर हम लोग जिंदा नहीं रहते, हर वक्त सांस लेना होता है। ऑक्सीजन हो गया। एक नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ताकि ट्रिपल बॉन्ड भी देखते चलें। नाइट्रोजन अगर हम यहाँ पर, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है, हटा दें आप, ये इधर लिख देते हैं। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक, पहली शेल दूसरी शेल। तो क्या हुआ, पहली शेल में 2 है, दूसरी शेल में 5 है। इसको ऑक्टेट पूरे करने के लिए 3 चाहिए। अगर मान लो नाइट्रोजन के पास एक नाइट्रोजन और मिल जाता है इसको, तो इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास भी 5 है, और दोनों को ज़रूरत 3-3 की है। तो 3-3 तरह के 3-3 इलेक्ट्रॉनों की ये शेयरिंग कर लेगा। तो 5 + 3 8 इसके हो गए, 5 + 3 8 इसके हो गए। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन की। तो 3-3 की जब शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है N2, ठीक। तो ये N2 हो गया, ये वो नाइट्रोजन। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये तीनों बॉन्ड कोवेलेंट की कैटेगरी है, ठीक है ना बच्चों। कोवेलेंट बॉन्ड ये तीनों है। इस तरह से बॉन्डिंग की बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरी केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग घुस जाएंगे, मगर कम से कम इतना सीखना था कि हमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो 4 वैलेंसी कार्बन की जो होती है वो सबसे एलिमेंट्री बात यह है जो बच्चों को बताया जाता है, बिल्कुल किड्स को। जैसे ही बच्चे थोड़े समझदार होते हैं तो उनको ये ना बताकर फिर ये बोला जाता है उनसे कि वो इस तरह का काम ना करके हाइब्रिडाइजेशन पे जाए। तो वहाँ पर जो एस्पेशली हाइब्रिडाइजेशन होता है वो है मेनली वैलेंसी कार्बन की 4 होने की वजह। मगर अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि हम उन लोगों के लिए ये सब कुछ लेके चल रहे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से यहाँ पर कनेक्ट होना चाहते हैं। तो उसकी बात भी आएगी, मगर तुम्हें पहले कनेक्ट कर दें, थोड़ा समझदार कर दें, मैच्योर हो जाओ थोड़ा, फिर वो चीज़ें भी सीखेंगे उसकी रियलिटी क्या है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा। ऐसे ही हमें पता लगा कि कार्बन की वैलेंसी जब 4 होती है तो हो सकता है जैसे CO2 है तो वहाँ पर कार्बन 2-2 बॉन्ड बनाए हुए, 2 इससे शेयर करें इसने बॉन्डिंग, 2 इससे शेयर करें इस वाले से। तो इस तरह से 4 इसके खुद थे। देखो यहाँ पर 2 इसके कार्बन के हैं, 2 इसके कार्बन के, ये 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के ये हैं, और ऑक्सीजन के बाकी इधर भी हैं, 6 होते हैं ना, तो 2 इधर हैं और 4 इधर हैं। इधर भी इनकी ज़रूरत नहीं थी तो इन्हें नहीं दिखा रहे हैं। इसी तरह से HCN की बात करें तो HCN में यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाए हुए हैं। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसके अंदर एक ये प्लस पॉइंट है कि वो हर किसी के साथ ऑलमोस्ट बॉन्ड बना लेता है और हर टाइप की बॉन्ड बना लेता है, जैसे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, पूरे हर टाइप में हाइड्रोजन बॉन्ड या दूसरी कैटेगरी नहीं, मतलब एक वैरायटी ऑफ बॉन्ड बना लेता है। और ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, अपने साथ यानी कार्बन के साथ, और इतनी लंबी चेन बना लेता है कार्बन की कि हज़ारों कार्बन की चेन भी बन जाती है। तो जब हज़ारों कार्बन की चेन बन जाएगी तो उसमें से कितने नाम बन जाएंगे, कोई हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ये तो 8-10 हुए। इस तरह से हज़ारों लंबी चेन बन जाएंगी तो उतने नाम को याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका नाम लेने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया।
और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आईयूपीएसी सिस्टम कहते हैं, आईयूपीएसी, ठीक, नॉमेनक्लेचर। तो इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर के लिए रूल रख दिए गए ताकि ये सिचुएशन होगी तो इस हिसाब से हम ये नाम निकालेंगे और उसका नाम बना लेंगे, ना कि हम नाम याद रखें, वरना इतने सारे नाम कहाँ याद रखे जाएंगे। और इतने सारे कंपाउंड बना लेने की ही वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म हुआ। तो उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से पैदा हुई ये भी एक अलग हिस्ट्री है, मगर अभी उधर ना जाते हुए सीधा कम टू द पॉइंट आ रहे हैं। ये बातें करने के लिए आगे बहुत वक्त है, मगर आज हम लोग थोड़ा बहुत इससे सीखेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि इतनी बात हुई। अब इसके आगे चलते हैं, एल्केन और एल्काइन को ज़रा सीखते हैं बच्चों। तो इसके आगे बढ़ें कि जिस आर की बात कर रहे थे उस आर को सीखते हैं। अभी हम लोगों ने ये सीखा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी होगा आपस में, या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ होगा। अब हम लोग ये सीखेंगे इसमें कि एल्केन क्या है। एल्केन में CnH2n+2 ये है। तो एल्केन का ये हो गया तुम्हारा फार्मूला, ठीक है, इधर लिखे CnH2n+2, ये लिखिए। अब थोड़ा लाइन में आ गया। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होगा, ये एक दिखाया, बाकी वैलेंसी भी पूरी होंगी क्योंकि 4 तो होती हैं, मगर आपस में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ठीक। हाईलाइट करने के लिए ये एक बॉन्ड दिखा दिया, वो अंडरस्टूड है, चारों वैलेंसी होंगी। और लास्ट वाला हिस्सा इसमें एन किन लोगों में लगता है, जिनके अंदर ये फार्मूला फॉलो किया जा रहा हो उनके अंदर एन लगता है। अब ये क्या है, इसको हम लोगों ने आईयूपीएसी पढ़ते वक्त पढ़ा था कभी, या छूटा हुआ है तो कोई बात नहीं, हाथ के हाथ देखते चलते हैं। इसमें भी 2-4 मिनट लगेंगे, मगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एन, अगर हमने एन की जगह 1 ले लिया तो हाइड्रोजन ट्वाइस ऑफ एन, यानी इसका डबल, और उसमें जोड़ना है 2। तो अगर ये 1 है तो हाइड्रोजन इसका डबल, यानी कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। अगर C2 है तो उसका ट्वाइस करेंगे 4 हो जाएगा, +2 करेंगे 6 हो जाएगा, C2H6, और C3 फिर H8, C4H10 एंड सो ऑन। C10 ले लिया तो H कितना हो जाएगा, डबल से 2 ज़्यादा 20 + 2 22। अब इसमें एल्क वाला हिस्सा का नाम हमें सीखना है, क्या है एल्क वाला, क्या होता है। एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, उधर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, हम इधर लिख देते हैं। एक कार्बन को इस तरफ लिख देते हैं कहीं, एक कार्बन को कहा जाता है मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, फिर 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक। DEC लिखा है, डेक। फिर वो अनडेक, 2 डेक, ट्राइडेक, और वो आगे चलता चलता चला जाएगा, मगर फ्रीक्वेंटली हमें ज़रूरत इतनी की रहती है। ये एल्क है। तो इसमें एल्क वाला हिस्सा है एक कार्बन, और उसमें जोड़ना क्या है, एन। तो इसमें मैथ में एन जोड़ दिया। मैथ इसलिए है क्योंकि एक कार्बन को तो हम मैथ बोलते हैं, और ये फार्मूला फॉलो करने वालों के लास्ट में एन लगाते हैं, तो मीथेन हो गया। ये 2 कार्बन है तो ये क्या हुआ, एथ, और इसमें क्या जोड़ दिया, एन, ईथेन हो गया। और इसी तरह से तीसरा वाला जो है वो क्या हुआ, प्रोप एन, ये प्रोपेन हो गया। ये वाला क्या हुआ, ब्यूट में एन जोड़ दिया, ब्यूटेन, पेंटेन, और ये सब। इस सब के लिए तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि तुम सबके स्ट्रक्चर बनाओगे। क्यों, क्योंकि आगे हम जाकर हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, किसके कितने बॉन्ड कैसे ब्रेक हुए। तो जब पता ही नहीं होगा बॉन्ड कैसे हैं तो ब्रेक क्या करेंगे। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे मीथेन है तो इसे बनाया, कार्बन यहाँ बनाया, और इसकी चारों वैलेंसी पर एक एक हाइड्रोजन दिखा दिया। ये ईथेन, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और सारी इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी, 3 हाइड्रोजन इधर आ गए और 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी, ये दोनों में काउंट हो रहा है। इसी तरह से प्रोपेन की बात करें तो यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 इधर है, 3 इधर है। ये तीनों H लिखे हैं, ये भी HH, ये भी HH, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3,
जिसको हम C3H8 कहते हैं। 3 3 6 प्लस 2 8 हुए। ठीक है, तो ये क्यों बताने लगे? हम बता रहे थे एल्काइल, तो एल्काइल के लिए एल्केन से लेते हुए आ रहे हैं। बाकी इसकी और भी चीज़ें होती हैं, मगर कम से कम इतने में हमारा कनेक्टिविटी आ जाएगी। बाकी जब तुम समझदार हो जाओगे तो तुम्हें खुद ही दिल चाहेगा सीखने का, तो फिर दोबारा हम उसे और सिखाएंगे। तो अब इतनी बात तो आ गई, ये हम हटा दे रहे हैं। इसको सारा तुम यहाँ तक 4 तक लिखा है, 10 तक कंटिन्यू करना, सबके नाम लिखना, सबके स्ट्रक्चर बनाना, अगर अच्छा सीखना चाहते हो तो। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जैसा करोगे फिर वैसा ही पाओगे उसे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हें सीखना चाहिए। अब इसके आगे की बात, एल्काइल ग्रुप पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो एल्केन से जब जब एक H माइनस कर दिया गया, जब भी एल्केन से H माइनस करते हैं तब बनता है एल्काइल। एल्काइल, एल्काइल का फॉर्मूला क्या है? CnH2n, दिख रहा है? H2n नहीं दिख रहा है, CnH2n +1। देखो यहाँ 2 प्लस कर रहे थे, यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक, अब उधर स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसलिए चलो अच्छा थोड़ा सा इसको इधर रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इधर ही लिख देते हैं फिर, CnH2n +1 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पर आइल। ये क्या लिखा है बच्चों? आइल, Y और L बना हुआ है। तो 4 चीज़ें इसके ध्यान रखना है हम लोगों को। 4 चीज़ें इसकी क्या ध्यान रखना है कि अगर हमने इसमें से एल्केन से एक H कम कर दिया है तब बनता है एल्काइल। जैसे यहाँ पे था CH4 जिसे हम मीथेन कहा करते थे, अब इससे एक H कम करेंगे तो यहाँ पर CH3 बचेगा। बोलो, ये वैलेंसी फ्री है, इसमें क्लोरीन जुड़ा हो सकता है, ब्रोमीन जुड़ा हो सकता है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है, तो फ्री छोड़ दिया। तो अब इसमें क्या कहेंगे भाई? एल्क वाला हिस्सा तो इसमें भी है। एल्क का मतलब है 1 कार्बन, एक को अभी बताया था मैथ कहते हैं, तो मैथ तो तुम्हें लिखना ही है, बस इसमें एन की जगह पर क्या लगाना है? आइल लगाना है। तो ये मिथाइल हो गया। ये सेकंड वाला जो था C2H6 था। ठीक, C2H6। तो C2H6 में अगर हम लोगों ने इसका नाम देखा तो क्या आया? H में एन लगाया था, ईथेन था। तो H वाला हिस्सा तो आज भी है, एक कम करो भाई इसमें से, तो C2H5 होगा। तो C2H5 में H तो वही रहा, और यहाँ पे क्या लग गया? आइल। तो क्या हुआ बच्चों? इथाइल हो गया ये। इसी तरह से यहाँ पर आगे है C3H8 है, तो ये क्या था? प्रोप में एन जोड़ा था, प्रोपेन था। आज यहाँ एक H कम कर दिया गया तो C3H7 है, वो प्रोप में आइल जोड़ा, प्रोपाइल है। इसी तरह से एक और लिखते हैं, C4H10 है, जो कि ब्यूट में एन जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये 2 E और A जब पास में आ जाते हैं तो ब्यूटेन, E हटा के ब्यूटेन ही होता है, मगर अभी हमने उसको कनेक्ट करने के लिए कि 2 पीसेस क्या क्या हैं, ब्यूट में एन जोड़ा हुआ है। ठीक, तो ब्यूटेन में जब ऐसा करेंगे, एक H निकालेंगे तो क्या बनेगा? C4H9 बनेगा। ये क्या होगा? ब्यूट में आई जोड़ेगा, Y और E में E हटा के ब्यूटाइल बनेगा। तो इस तरह से ये बात बनी। अभी भी एक थोड़ी सी एक दिक्कत है इसमें, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर तुमने बनाने के लिए कहें, अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो आगे जाके अटक जाओगे। जैसे ये C2H5 जो है, इसको हम दोबारा बनाएं, एक CH3 और CH2 और एक फ्री वैलेंसी, इसको कंबाइनली हम लोग C2H5 बोलते हैं। कभी ऐसा लिखा हो तो इथाइल ही समझना उसको। ये जो बना है, इसी के आगे एक CH2 और लगा दिया जाए तो देखो C3 और H7 हो गया, प्रोपाइल हो गया। इसी के आगे अगर एक CH2 और लगा दें तो ये ब्यूटाइल हो गया। तो चाहे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हो या ओपन फॉर्म में लिखा हो या बिल्कुल हाइड्रोजन फैला दिए जाएं, जैसे इसके सब अलग अलग हाइड्रोजन दिखा दिए जाते, तब भी बात वही है। इसको ऐसा मत समझना कि यहाँ पे कुछ और चीज़ पाई जा रही है। ठीक, ये यहाँ पे फ्री वैलेंसी पे क्लोरीन जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है, आयोडीन जुड़ सकता है और OH जुड़ सकता है, कुछ भी वो जोड़ेंगे। तो ये वो एल्काइल था जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि R वो ये था। अब हम R तक पहुँच गए हैं। अब हम लोग उसी रिएक्शन को उठाते हैं।
ओहो, चलो बच्चों मेरी पहली रिएक्शन देखी जाए ज़रा क्या है। फर्स्ट रिएक्शन है, पहले हम प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। इसमें फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल्स, तो फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल में बच्चों ROH, इसको PCl3 से रिएक्शन कराई गई। हम लोगों का क्या मकसद है? हेलो एल्केन बनाना। हेलो एल्केन क्या है? RX, जैसे अभी पढ़ रहे थे ना, मीथेन, इधर तो दिखता ही नहीं है, कार्बन की चारों वैलेंसी पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन एक हटाकर Cl लगा दिया गया मान लो, तो ये बन गया CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। CH3Cl मिथाइल और क्लोराइड, या IUPAC कन्वेंशन में क्लोरोमीथेन, ये। तो इस तरह से हम लोग RX, तो इसको जनरल फॉर्म में RX कह देते हैं। तो इस पे याद क्या रखना है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से जब रिएक्शन करा रहे हैं तो इस 3 से 3 याद रखना है। पहली बात है बच्चों, याद रहेगी, हमें उम्मीद है। कहते हैं कि पहला प्यार आदमी कभी भूलता नहीं है। तो PCl3 पहली बात हमने वहाँ 3 से 3 ली है, याद रखना। तो ऑर्गेनिक की पहली बात आ रही है, अभी तक तो बेसिक बता रहे थे तुम्हें। फर्स्ट रिएक्शन है तो एल्कोहल से हेलो एल्केन बना रहे हैं, तो ROH से जब हम लोगों ने PCl3 से रिएक्शन कराया तो 3 जब भी आएगा PCl3, तो यहाँ पर आप 3 मोल्स ऑफ ROH लेंगे। अब होगा क्या यहाँ कि यहाँ पर 3 R थे, हैं 3 R, और यहाँ पर तीनों क्लोरीन Cl के फॉर्म में आ जाएंगे, 3RCl बन गए। और यहाँ पर कितने 3 H बचे हुए हैं और 3 O हैं। ये 3 भी किस तरह से हैं? दरअसल ये ROH और ROH 3 थे, तो इसको हमने मिलाकर 3ROH लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे कितने बचे बच्चों? प्लस में H3 और ये O3 भी बचा, और एक यहाँ से P बचा हुआ है, वो यहाँ लगा दिया, H3PO3। P थोड़ा और बना दें, थोड़ा सुंदर लुक आ जाए P का, H3PO3। तो ये बना बच्चों। इसका क्या हुआ भाई, जब भी हम अल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो सारे OH हट कर वहाँ पर तो आ जाएंगे Cl, और ये H3O3 जो बचा उसमें उसके बीच में बचा हुआ P इंसर्ट कर दिया, H3PO3 फास्फोरस एसिड। तो ये क्या है? R अभी हमने पढ़ा, CH3 होगा तो मिथाइल, C2H5 होगा तो इथाइल, C3H7 होगा तो प्रोपाइल, C4H9 होगा तो ब्यूटाइल क्लोराइड, एंड सो ऑन। इस तरह से ये कोई भी हेलो एल्केन बनेगा, ठीक। पहला मेथड। दूसरा, तो पहले इसी पे थोड़ा से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी दूसरे पे चलने से पहले। अगर हम R की जगह पर CH3 लेते हैं तो CH3OH बना, ये किस तरह से? वही कार्बन की चारों वैलेंस, तीनों वैलेंसी पे इधर HH है, चौथी पर OH लगा हुआ है। इमेजिन कर रहे हो ना? नहीं कर रहे हो तो कमेंट में मेंशन करना, वहाँ से भी बताएंगे क्या है। तो यहाँ पे क्या है ये? इसे मिथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल कहते हैं। इसको जब हमने PCl3 से रिएक्शन कराई तब यहाँ पर क्या बनेगा भाई? R तो तुम देखो अपनी जगह पर ही रहेगा, CH3, और तुमने जाना है 3 से 3 याद रहेगा तुम्हें, 3 मोल्स ऑफ मेथेनॉल तुम्हें खुद लेना होंगे। तो 3 मिथाइल और Cl है तो यहाँ क्लोरीन, अगर PBr3 होता तो यहाँ Br ब्रोमो लगा देते, ठीक। और यहाँ पर प्लस में बाई प्रोडक्ट निकलेगा H3PO3। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या है?
जो फालतू की चीज़ साथ में बनती है। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, इसे बोले दे रहे हैं H3PO3 लिखा है यहाँ पर, ठीक, लाइट पड़ रही है, H3PO3 है। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारा CH3Cl और H3PO3, ये दोनों बन गया। अब उसके बाद एक और बताओ, अगर यहाँ पर हम मेथनॉल की जगह एथेनॉल ले लेते हैं, यानी C2H5OH ले लेते हैं, ये क्या है, इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल, और PCl3 से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो क्या बनता, R की जगह पर R, पहले तो 3 वाली बात याद करो, 3 से तुम्हें यहाँ 3 मोल्स ले लेना है, और C2H5 तो एज इट इज़ वैसे ही पहुँचा देना है, और हैलोजन वहाँ पर पहुँचाकर Cl लिख देना है, Br होता तो Br, I होता तो I, इस तरह से। और साथ में क्या बनेगा पता ही है तुम्हें, क्या बनेगा बच्चों, H3PO3 फास्फोरस एसिड, ये बनेगा, ये हुआ। अब अगर तुम बताओ कि अगर यहाँ पर C3H7OH होता तो फिर तुम क्या करने वाले थे, ये क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल। यही बच्चों मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर हमने देखा है कि हर एक रिएक्शन के बाद अगर आप क्वेश्चंस करने लगते हैं, उनसे जुड़ने लगते हैं, तो आप ऑर्गेनिक सीखने लगते हैं, चाहे आप कितने भी ज़्यादा वीक क्यों ना रहे हों और कितने भी बड़े तोप हों। सिर्फ मेन फार्मूले पढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि लोग यूजुअली पढ़ाते हैं, तो वो ये इमेजिन करके चलते हैं कि तुम जाके घर पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितना काम करा दिया गया, जितना दे दिया गया, बस उतना ही हो गया, वैसे होता नहीं है। जो भी योरसेल्फ लिख दिया गया कॉपी में या लिखवा दिया गया, वो हम देखते हैं यूजुअली बहुत सारे बच्चे तो उसको 2-2 साल तक वैसे ही पढ़ा रहता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जिसको पूरा करते हैं। इसीलिए हमारा मेथड ये है कि जब भी कोई भी एक रिएक्शन सीखेंगे, कोई भी एक फॉर्मेट, कोई भी एक फ्रेम, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे, बहुत सारे तरह से अटेम्प्ट करेंगे, वहाँ से तुम लोग चलना स्टार्ट कर दोगे, जुड़ना स्टार्ट कर दोगे। फिर जब तुम इससे कनेक्ट हो जाओगे तो आगे बहुत वास्ट फील्ड है, कितना भी बुक्स पढ़ो, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे ही अपने पैरों पे स्टैंड कर गए फिर आप आगे कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। मगर इनिशियल लेवल में लोग मात खा जाते हैं। अब होता क्या है कि जितना हम लोगों ने डिस्कस करा है, यूजुअली क्या होता है कि फ्रॉम एल्कोहल RH, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्हें R के बारे में नहीं पता। अब वो पूछेंगे R क्या है, किसी ने कह दिया एल्काइल है। अब एल्काइल में भला नहीं हुआ, एल्काइल था तो उसका क्या फॉर्मेट था, हम भी चाह रहे थे बहुत डिटेल में पढ़ाएं इसको, मगर आज चूँकि हमें स्टार्ट करना था, इसलिए हमने कम टाइम में जितनी भी बात हो सकती थी उतने लेने की से कोशिश किया है। आगे अभी बहुत टाइम है, जैसी भी ज़रूरत होगी उतना डिटेल में से लेते हुए हम लोग चले जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब वो RH लिख के एक रिएक्शन लिख के देते थे तो बहुत सारे बच्चे उसे फील नहीं करते थे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करते नहीं थे। अगर यहीं पर पहली रिएक्शन पर ही उन्हें जितने अल्काइल पता हैं उतनी सारी रिएक्शन वो कर लें तो इससे वो कनेक्ट हो जाएंगे, और जब कनेक्ट हो जाएंगे तो उनके दिल में सबसे पहले तो एक डर निकलेगा, दूसरा एक प्यार पैदा होगा, एक लगाव, एक कनेक्टिविटी आएगी, और अब वो सब्जेक्ट में एंटर करने लगेंगे। ये उसका प्रोसेस होता है। तो बच्चों ये हमने देखा प्रोपाइल एल्कोहल है या प्रोपेनॉल है, ऐसे ब्यूटेनॉल आएगा, आगे ब्यूटाइल ग्रुप आएगा, पेंटाइल आएगा, वो एल्काइल सीरीज जो भी बताई थी वो पूरी लिखना, उसी बेस पे यहाँ पर C4H9OH, C5H11 एंड सो ऑन, C6 लेकर 7 लेकर ये सब जो है क्या करना है, कार्बन जितने होंगे उसके डबल से एक ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, और OH हटाकर हमें ये लिख देना है, सबके नाम, ये नाम क्या था, ये नाम क्या है, ये नाम क्या है, ये नाम क्या है, ये सब पता होना चाहिए। एक बार जब हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं तो टीचर्स लोग फ्रीक्वेंटली बोलते हैं ये। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है, वो उसको रटने की कोशिश करते हैं, बस यहीं से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पूरी केमिस्ट्री से। तो यहाँ से आप उसमें जुड़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, कोई भी हज़ारों मील दूरी भी एक कदम से ही शुरू होती है। जब भी हम कोई लंबा सफ़र शुरू करते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स में ही होता है, मगर बहुत ही छोटे स्टेप से ही अपनी शुरुआत करें, मगर स्टेप्स का नंबर इतना ज़्यादा कर दें, नंबर ऑफ स्टेप्स अगर हम इतना ज़्यादा बढ़ा लें तो हम लोग हज़ारों क्या लाखों मील दूरी को तय कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। और अब तुमसे एक क्वेश्चन है
कि प्रोपाइल अल्कोहल से जब इससे रिएक्शन कराया तो क्या बना, ब्यूटाइल अल्कोहल से कराया तो क्या हुआ, पेंटाइल अल्कोहल से कराया तो क्या हुआ, हेक्साइल अल्कोहल से यानी हेक्सानॉल से क्या हुआ, फिर हेप्टाइल अल्कोहल से क्या हुआ यानी हेप्टेनॉल से क्या हुआ, फिर ऑक्टाइल अल्कोहल से क्या करा गया तो ऑक्टेनॉल से, फिर नॉनेनॉल से, फिर डेकेनॉल से। इनसे सबसे क्या रिजल्ट बने, बनाना। अब एक और बात, अगर इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया जाए, अब थोड़ा सा डरावना लुक आने लगता है। जैसे यहीं पर CH3 CH2 CH3, ये क्या है, प्रोपेन है, C3H8 है। इसकी एक वैलेंसी पर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दिया, तो ये प्रोपेन था, प्रोपेन में ऑल लगा हुआ है, OH को ऑल कहते हैं, प्रोपेनॉल 2 है ये। तो प्रोपेनॉल 2 को अगर हमने PCl3 से रिएक्शन कराई होगी तब क्या बनेगा, तो वही बात है, 3 देखते ही 3 याद करो, और इस 3 से यहाँ पर 3 देखो, 3 आ गया। और जब 3 आ गया तो पूरा ही सब कुछ ये लिखा, और हम लोग फ्रेम तो जानते ही हैं कि OH हटकर कौन आना है, Cl आना। पूरा सिस्टम उठा के शिफ्ट करो, 3 मोल्स ऑफ CH3 CH3, और इसकी फ्री वैलेंसी पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, और साथ साथ में क्या बना दिया, आगे दिख रहा है उधर, नहीं नीचे शिफ्ट कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा हुआ है, ऊपर Cl लगा दिया। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो देख लो, लाइट को छुपा लेते थोड़ा सा, अरे ये तो खुद ही छिप जा रहा है, कोई बात नहीं, इतना काम चला लोगे तो। प्लस क्या बनेगा, H3PO3 ये बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रोपेनॉल 2 था तो क्या बना, 2-क्लोरोप्रोपेन बना। मतलब जिस पोजीशन से OH हटाया है, रिप्लेस हुआ है, उसी पोजीशन पर क्या आएगा, Cl या Br या आयोडीन जो भी है वो आएगा। इसी तरह से अगर ये मान लो ये साइक्लोहेक्सेन है, एल्केन है साइक्लोहेक्सेन, IUPAC में पढ़ा होगा, बेंजीन नहीं है, बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, उसकी अलग कहानी है, बेंजीन क्या है, रेजोनेंस क्या है, उधर अभी नहीं जाना है, अभी इधर फोकस रह के एक चीज़ पे कनेक्शन देना है। और जब इसमें पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग, तो इस कनेक्शन के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते रहेंगे, बस कहीं से जुड़े ताकि कहीं से कोई प्यार पैदा हो। इसमें किसी भी एक रैंडम पोजीशन पर हमने यहाँ पर OH लगा दिया। अब अगर तुमसे PCl3 से कन्वर्ट कराना है या इसी से हमें हेलो एल्केन बनाना था, तो अब हमें क्या करना होगा, है तो ये वही अल्कोहल, R की जगह पर इस बार साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल 1 है। तो इस 3 को देखते हुए तुम्हें याद आना चाहिए यहाँ पर 3 लिखना है, और OH को यहाँ से हटाकर उसकी जगह पर Cl ले आना है। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ था तो 3 लिखा, साइक्लोहेक्सेन बनाया, ये देखो साइक्लोहेक्सेन बन गया, और जिस पोजीशन से OH हटाया था वहीं पर हमने Cl लगा दिया। हालांकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कहीं पे भी लगा दो अलग बात है, मगर आदत वही रहना चाहिए। यहाँ पे भी कहीं पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी कहीं पे लगा दिया तो गड़बड़ हो गया, ये अलग सिचुएशन है, ये अलग है। तो वहाँ पे क्या बना ये, और साथ साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, H3PO3 ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों के कुछ क्वेश्चन हुए। अब इसी तरह से तुमसे कहा जाए कि ब्यूटनॉल 2 है, उससे हमें हेलो एल्केन बनाना है, या उसकी रिएक्शन हम PCl3 से करा रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि ब्यूटनॉल 2, तो तुम्हें किस तरह से कहना है, देखो वो कहना चाहते हैं ब्यूट इन ऑल 2, तो ब्यूट जैसे ही तुमने सुना 4 कार्बन की चेन बनाओ, C 4 कार्बन, ब्यूट हो गया। इन सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर 3 वैलेंसी पूरी करेंगे, हम इसे डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं CH3, यहाँ पर हम CH2, एक H ऊपर नीचे, एक CH2 ये लिखा, और यहाँ पे CH3। ये कहाँ की बात डायरेक्टली लिख दी, जो एल्केन पढ़ा रहे थे वहाँ पे स्ट्रक्चर तुम्हें सीखना थे, वहाँ से सीख के आओ तो तुम्हें अपने लगेंगे, ईजी लगेंगे। मतलब अब यहाँ पर ब्यूटनॉल 2 है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाया, दरअसल हुआ था क्या कि एक हाइड्रोजन ऊपर था एक नीचे था, ये ब्यूटेन था, ऐसे यहाँ पर ऊपर नीचे था, यहाँ पर भी ऊपर नीचे, इधर 3 थे, इसमें एक H हटाकर उन्होंने यहाँ पर ऑल लगा दिया, इस वाले H को हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये दरअसल बात थी जिसको इन शॉर्ट ये बोल रहे हैं कि यहाँ के 2 H में एक H हटा के OH लगा दिया। तो ये ब्यूट हो गया, एन हो गया, और उसी में 2 पोजीशन पर एक H हटाकर
और लगा दिया गया, क्योंकि जब तक ब्यूटेन था जब तक तो सारी वैलेंसी पूरी थी, तो उसमें से कोई हाइड्रोजन हटेगा तभी कोई चीज़ जुड़ सकती है। Cl ऐड हो सकता है, Br H कुछ भी ऐड होगा, तो जब H हटेगा तभी ऐड होगा। तो ये क्या है, ब्यूटनॉल 2। इसकी जब रिएक्शन हम लोगों ने कराई PCl3 से, तो अब तुम खुद ही बताओ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। उस 3 से याद आया कि यहाँ पर 3 लेना है, और OH जहाँ पर है उसे हटा के कौन आ गया, Cl आ गया बस, और बाई प्रोडक्ट सेम आ गया। तो इस तरह से हम लोग इधर नीचे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर शायद लाइट है CH3, CH के ऊपर यहाँ पर आ गया Cl, फिर CH2, CH3, और कितने थे ये नंबर में, 3, और प्लस में क्या बना, प्लस में H3PO3। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने पहली रिएक्शन सीखी। तो जिस तरह से पहली रिएक्शन सीखी है, इसी तरह से हम लोग बहुत सारी रिएक्शन और सीख लेंगे। अभी ये मत समझना कि इतना बड़े टाइम में इतना काम किया है, नहीं। इस काम को इतनी तरह से फील्डिंग लगाई है कि 11 में जिसने नहीं भी पढ़ा था वो भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, वो इतना काम कर ले, पूरी कनेक्टिविटी रहेगी और अच्छे खासे क्वेश्चन रहेंगे। हम लोगों का तरीका क्या रहेगा कि जब हम लोग इसमें प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी बोर्ड में पूछे गए वो, और जितने भी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए वो सब करेंगे, साथ साथ में सीखते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन आज हमने तुम्हें कनेक्ट करने के लिए बताएं। अगर तुम वाकई एक अच्छे बच्चे हो तो तुम्हें जितने भी हमने अभी ओरली बोले थे कि ब्यूटाइल तक कराया था, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल और डेकाइल तक, बल्कि अनडेकाइल, डोडेकाइल तक भी ले जाकर जितने भी तुम एल्काइल ग्रुप बना सकते हो वहाँ तक बना के करना है इसे। और अगर तुम करोगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फील होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह से सारी रिएक्शन हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा उसमें। तो आज का बुलेटिन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू बच्चों।